नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा बीच पे हूँ मैं। ऋषिकोंडा बीच, द मोस्ट फेमस बीच हियर। इसके पहले मैं कहीं गया था, वो देख लो, फिर यहाँ मिलते। ये बीच है, चले मिलते हैं कुछ मिनटों के बाद। दोस्तों, थोथला कोंडा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है विशाखापट्टनम के पास, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। वहाँ पहुँच गए हम लोग। सबसे पहले यहीं आया हूँ, लेकिन वीडियो की शुरुआत बाद में करी थी। ये जगह आपको दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत यहाँ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जगह 128 मीटर्स अबव सी लेवल है। 300 BC से लेके 300 AD के पीरियड में सबसे ज़्यादा एक्टिव रही है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी 300 AD में। विशाखापट्टनम से भीमपट्टनम बीच रोड पे आएंगे आप तो रास्ते में पड़ेगा ये थोथा कोंडा। डिराइव होता है थोथा, विच मीन्स ट्रफ्स, और कोंडा का मतलब होता है हिल। सेवरल रॉक कट हेडेक्स और ये सब है। ये है महास्तूपा यहाँ का। चलिए देख लेते हैं पास से। स्टूपा थूपा वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है हीप, या फिर माउंट कंटेन द एशेज ऑफ रिमेन्स ऑफ द डिसीज्ड। ये देखिए, इस जगह को इंडियन नेवी ने डिस्कवर किया था जब वो एरियल सर्वे कर रहे थे 1976 में। इट मे बी एक्सीडेंट। ये देखिए, यहाँ पे रॉक कट्स हैं, ट्रफ्स। छोटी जगह, बहुत बड़ी नहीं है। नेवी को एक सूटेबल जगह चाहिए थी नेवल फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। उन्हें ये पिक्यूलियर चीज़ दिखी हिल्स के ऊपर। फिर एक्सकवेशन कराया गया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स द्वारा 1988 से लेके 92 तक। 1992 सॉरी, 82 बोल दिया मैंने शायद। इन एक्सकवेशंस से त्रिवाड़ा बुद्धिज़्म की ये साइट मिली। महास्तूपा ये है। अब मौसम थोड़ा सही है, पर सामने समंदर है, बे ऑफ बंगाल है, सो ह्यूमिडिटी बहुत है। ये क्या है? वोटिव स्टूपास। अच्छा, कोई बड़ा अचीवमेंट या इवेंट होता है बुद्धा की लाइफ में तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। प्रीवियस बर्थ्स एंड प्लेसेस विजिटेड बाय पिलग्रिम्स यहाँ पे इसको इरेक्ट करते हैं। त्रिवाड़ा बुद्धिज़्म को ही हिनाया बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। बाकी ये तो इग्लू जैसा लग रहा है भाई। चलिए, excavations revealed that several ancient sites such as Mahastupa, votive stupa, stone pillared congregation hall, or several cut cisterns of rocks were found. चैत्य गृहास, विहार्यास, किचन कॉम्प्लेक्सेस, ये सब मिले हैं। आगे दिखाता हूँ आपको मैं। बारिश का मौसम लग रहा है। उस समय में वेल पेव्ड देखिए पाथवेज बने हैं, विच इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। 90 डिग्रीज़ के, ये सब तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्कूल में पढ़ा था। कुछ चीज़ें वैसी हैं। यहाँ पे रोमन सिल्वर कॉइन्स, अर्ली ब्राह्मी लेटर्स और भी अनेक चीज़ें, जैसे कि टेराकोटा टाइल्स भी मिले थे। कुछ स्टको डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, ये देखिए, ये सब है यहाँ पे। स्कल्पचर्ड पैनल्स, स्तूपा का मिनिएचर मॉडल, बुद्ध के पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स, ये सब मिला था। अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट आए क्यों और यहाँ से चले क्यों गए। एक सेकंड में उधर का एरिया दिखा के। दोस्तों, आप देख सकते हो इस जगह का मौसम कितना अच्छा है, कोस्ट लाइन पे है। यही कारण था कि बुद्धिस्ट यहाँ पे आके सेटल हुए थे। ये एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है क्यों वहाँ पे सेटल हुए। यहाँ का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट।
मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा। ये देखिए, ये चैत्य गृह श्राइन है, स्तूपा हिनायना। मैंने आपको बताया त्रिवाड़ा बुद्धिज़्म। अंदर प्रेयर करते थे बिना किसी डिस्टरबेंस के। बाकी एक और कारण हो सकता है, नीचे की कोस्टलाइन कर्व्ड है, जो कि शिप्स को एंकर करने के लिए बढ़िया है। विशाखापट्टनम का पोर्ट बहुत बड़ा है यहाँ पे, इसीलिए हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। सब स्पेक्यूलेशंस हैं। 3rd सेंचुरी एडी में विजिटर्स और फॉलोअर्स, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेडर सब कोई आए होंगे, मे बी। फिर दोस्तों 3rd सेंचुरी के मिड में मोनेस्ट्री डिक्लाइन पे चली गई। ब्राह्मणिज़्म को और बढ़ावा मिला, आउटग्रो होने लगी बुद्धिज़्म को, बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी डिक्रीज़ हुई। फिर डिक्लाइन ऑफ ट्रेड और लैक ऑफ रॉयल पेट्रनेज के कारण बाय द मिड ऑफ द 13th सेंचुरी कॉम्प्लेक्स फेडेड विद द मिस्ट ऑफ टाइम। मतलब समय की चादर ने यहाँ पे एक कफन बिछा दिया। बाकी यहाँ पे अभी भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, कुछ भी मिले तो नया एडिशन हो जाएगा, नई थ्योरीज होंगी, इवॉल्व। काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट है ये हिस्ट्री में। चलिए चला जाए यहाँ से अब बीच के साइड। ये था इधर तक किचन कॉम्प्लेक्स। ओके, आई डिडंट न्यू। एंशिएंट स्टोन पाथवे, वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में। 9 सिस्टर्न्स वगैरह थे। हमने स्कूटी रेंट पे ली थी। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। बाकी मैंने आपको जितना बताना मुझे सही लगा बता दिया। चलो चले यहाँ। इंटरेस्ट हो तभी आना यहाँ बुद्धिस्ट साइट्स वगैरह में, नहीं तो वैसे टूरिस्ट के लिए बोरिंग है, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। हाँ, यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है, बस हिल पे जब चढ़ेंगे तो बाइक कार की एंट्रेंस टिकट है, पार्किंग टाइप की। बढ़िया क्लाइंब है। बाकी पहाड़ों में, शिमला में रहा हूँ मैं, एक चीज़ सीखी थी, उतरते टाइम स्कूटी बंद कर दो बाइक। इधर भी रास्ता गया है, इधर भी गया है, देखिए अपने आप ही हो जाएगा, पेट्रोल भी बच जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेचुरल आर्क उथलाकोंडा बीच पे मैंने देखा था, इसकी फ़ोटो वोटो देखी थी, मस्त लग रहा था। बट नीचे किधर से जाऊँ भाई, अभी ऊपर थे हम। वाटरफॉल है क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे उतरने का रास्ता कहाँ से है भाई साहब? उधर से तो आ गया मैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप है, लगता है आगे से आना पड़ेगा। यहाँ से तो नहीं उतर रहा भाई मैं क्या, यहाँ से तो कोई ना उतरे। Easily just climb down the stairs from here. यहाँ पे अभी फ़ोटो खिंचवाता हूँ किसी से बोल के। देखिए ये ऐसा एरिया है, उधर एक रिसॉर्ट दिख रहा है मुझे। ये था, हाँ ये पॉइंट। चलते हैं यहाँ से। वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है कोस्ट लाइन्स के अलोंग इन आंध्र प्रदेश, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे, और क्या बोलें, खाना पीना भी ठीक मिल जाता है, वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। Me and the oceans had a chit chat for a while. दोस्तों ये पहाड़, समंदर, नदियाँ आपको रियलाइज़ करा देंगी इस धरती पे आपका एग्जिस्टेंस इतना नाम मात्र है। अगर ये किसी को कुछ बताने पे और दिखाने पे आ जाएं तो सब ख़त्म हो जाएगा। खैर, विशाखापट्टनम की कोस्ट लाइन
ऐसी पथरीली ही है, अंदर पानी में भी बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इसीलिए नेवी का काफ़ी अच्छा सेंटर है, क्योंकि एनिमी अटैक करेगा तो स्टोन्स के थ्रू नेविगेट करना बहुत कठिन होता है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी टैक्टिकली गुड पोजीशन। उधर कहीं था बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी कौवे। उस नेचुरल आर्क से निकल के ऋषिकोंडा बीच की तरफ आ रहे थे, पर यहाँ हम खाने के लिए रुके हैं। फिर आपको ले चलते हैं खाना खा के बीच पे। ये प्रॉन है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर ये जिसके साथ हूँ मैं वो ये सब खाते हैं, तो मैंने तो वेज मंगाया। ये इनका प्रॉन है। ये है जी साਡਾ लंच। उम्मीद है दोस्तों आपको वो पार्ट भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये बीच है, काफ़ी सही बीच है भाई, साफ़ सफाई बढ़िया है, वाटर एक्टिविटीज़ हैं दुनिया भर की, और उधर रॉक्स तक जा रहे हैं लोग आगे तक। आई लाइक दिस प्लेस बट वी हैव सीन टू मैनी बीचेस नाउ। पीछे हॉर्स राइडिंग भी है, जो कि मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा ये बताऊँगा भी नहीं, बाद में कभी बताऊँगा, देखा जाएगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों जगह दिखाऊँगा मैं आपको, आंध्र प्रदेश की और विशाखापट्टनम की हिस्ट्री भी बताऊँगा। 150 रुपये पर हेड है ATV राइडिंग का कर रहा हूँ मैं, वो भी आ जाए। वो देखो कुछ लोग दूर दूर चले गए हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं वहाँ से। हाँ, द्वारकाधीश के पास भी बीच है, वहाँ पे मैंने ATV राइड्स लास्ट बार की थी शायद, और भी पहले मैंने की है, मुझे सही लगता है ये काम। लाइवली देसी बीच, दैट्स व्हाट आई वुड कॉल। और आ रहा था तो 4-5 अफ्रीकन्स दिखे थे। इस ATV वाले को टाइम लग रहा है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का इतिहास काफ़ी पुराना है। आंध्र प्रदेश नाम भले ही नया हो सकता है, बट इस एरिया की एक लेगेसी है जो हज़ारों सालों से चली आ रही है। वो भी स्पीड बोट भी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। चलो वो देख लेते हैं जब तक ये आ रहा है ATV वाला। इधर शावर रूम भी है, चेंजिंग रूम भी है, ये सब है। हाँ भागे। आंध्र प्रदेश में प्राचीन सभ्यताओं से लेके मॉडर्न डायनेस्टीज़ भी रही हैं, मॉडर्न रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। चलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं इन चीज़ों को। लाइफ गार्ड्स पूरे अलर्ट हैं, बाल ख़राब हो जा रहे हैं बार बार। ये क्या हो गया भाई? लेट्स सी, समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है। देखिए ऊपर बीच वार्निंग्स। बढ़िया। इधर ये कपड़े वगैरह भी हैं, और बहुत सारा तो कुछ नहीं है, मिक्सचर एंड ऑल हैट्स। लेट्स गो फ्रॉम हियर। रास्ते में बात करते रहेंगे यहाँ की हिस्ट्री। ये पार्किंग बनी है, लगेज लॉकर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमने स्कूटी रेंट पे ली थी 450 रुपये पर डे की 2 दिन के लिए। इधर दोस्तों लेफ्ट में गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम का कैंपस है। बाकी अब यहाँ की हिस्ट्री फिर से बताता हूँ मैं आपको। सतवाहाना डायनेस्टी 1st सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक रही है। आंध्रा का सबसे पहला बड़ा शक्तिशाली राजवंश था। बड़ी धूल है यहाँ पे। सतवाहाना, इनका राज्य आज के महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका तक फैला था। अमरावती कैपिटल हुआ करती थी। सतवाहाना राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक महान शासक के रूप में जाना गया। ये कॉलेज का कैंपस है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। महान शासक के रूप में जाना गया है। उन्होंने वैदिक धर्म, ट्रेड, रोमन्स के साथ और बुद्धिस्ट आर्ट को बढ़ावा दिया। लक्ष्वाकू डायनेस्टी 3rd सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी CE तक रही है। सतवाहानास के बाद लक्ष्वाकू राजवंश ने आंध्रा के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, अपना राज किया। To be careful with the phone, someone doesn't. इनके समय बुद्धिस्ट आर्ट और कल्चर को बढ़ावा मिला। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया, जैसे कि नागार्जुन कोंडा स्तूपा है आंध्र प्रदेश में।
अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश तो मैंने बताया नया शब्द है, लेकिन तब भी ईस्टर्न चालुकास 7th से लेकर 12th सेंचुरी CE तक रहे हैं यहाँ पे। इनके राज्य में मेनली गोदावरी रीजन था। इन्होंने तेलुगु भाषा और संस्कृत लिटरेचर को समर्थन दिया। इन्होंने टेम्पल्स बनवाए और आर्ट को बढ़ावा दिया। फिर आई दोस्तों काकटिया डायनेस्टी 12th से लेकर 14th सेंचुरी तक। इनके राजा, इनका राज्य वारंगल से चला। रानी रुद्रमा देवी एक प्रमुख और प्राचीन भारतीय महिला शासक रही हैं। फिलहाल हम आ गए कोलकाता चेन्नई हाईवे पे। इन्होंने इरिगेशन सिस्टम और टैंक सिस्टम्स को डेवलप किया। विजयनगर एम्पायर नारी रामन का उसी में जिक्र है। 14 से लेके 17th सेंचुरी तक रहा है। हालांकि इसका सेंटर कर्नाटका में था। इसका प्रभाव इस एरिया में भी मिला था। ही स्लीपिंग और ही इज़ डेड, आई डोंट नो। कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन, जिसको रायलसीमा बोलते हैं, इन्हीं के अंडर में था। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न टाइम्स की, आधुनिक इतिहास, मुग़ल और निज़ाम का इन्फ्लुएंस। में लगभग पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल पंप मिल गया फाइनली, हमें लगा धक्का देना पड़ा। पेट्रोल बहुत महंगा है आंध्र प्रदेश में। पेट्रोल डीजल 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। पीछे भरवाया था, वहाँ पे एक जगह 112 था। वेरी एक्सपेंसिव। मुग़ल और निज़ाम्स के इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था मैं, यहाँ से राइट। मुग़ल्स ने आंध्रा के कुछ रीजन्स पर कब्ज़ा किया। उसके बाद हैदराबाद। निज़ाम्स का रूल आया। ब्रिटिश रूल 18 से लेकर 20th सेंचुरी तक चलता है, पूरे इंडिया में चलता है वो तो। आंध्रा का एक बड़ा हिस्सा मद्रास प्रेसिडेंसी में था। उसके बारे में मैंने कुछ और डिटेल्स भी बताई थी किसी एक वीडियो में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और कुछ हिस्सा हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के अंडर था। उसके बाद आता है आंध्रा मूवमेंट। तेलुगु लोगों ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी के लिए संघर्ष किया और इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पर स्टेट्स लैंग्वेजेस के हिसाब से डिवाइड हो रहे थे। देन वी गॉट अ स्टेट कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश। 1953 में इंडिया का पहला लैंग्वेज स्टेट आंध्र प्रदेश बना, मद्रास से अलग होके। कैपिटल कुर्नूल थी। ये मूवमेंट पोट्टी सिरामल्लू की मृत्यु के बाद तेज़ी से आया, जिन्होंने तेलुगु भाषा के लिए अनशन कर दिया था। 1956 में आंध्रा स्टेट पर प्लस तेलंगाना, जो हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश बना और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर ये काम हुआ। कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बना बिकॉज ऑफ मैनी पॉलिटिकल रीजंस विच वी कैन डिस्कस फॉर आवर्स, बट नॉट इट्स नॉट नेसेसरी राइट नाउ। तो अमरावती को घोषित किया गया एक प्लान्ड कैपिटल बनेगी यहाँ की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन विजयवाड़ा गुंटूर रीजन में शिफ्ट किया गया। आज का आंध्र प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। इंडिया की जीडीपी में काफ़ी नॉर्थ इंडिया के स्टेट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि नॉर्थ साउथ का डिस्कशन भी होना नहीं चाहिए बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज एन इंडियन, वन नेशन, दैट इज़ व्हाट जॉइंस अस। पुरानी रोल्स रॉयस खड़ी थी कवर में। आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इधर जब हम लोग आ रहे थे तो ज़ू नेशनल पार्क, ये शायद व्यू पॉइंट है, ज़ू नेशनल पार्क और भी कई चीज़, कॉलेजेस पढ़े और यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ है। लोग ट्रैफिक का भी पालन कर रहे हैं। पोर्ट जैसे विशाखापट्टनम, काकीनाडा और कृष्णपट्टनम ट्रेड में एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस स्टेट की इकोनॉमी में। अमरावती एक ग्रीन फील्ड कैपिटल के रूप में डेवलप की जा रही है। काम रुक गया था लेकिन फिर चालू हो गया है। मैंने आपको बताया ही, सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू के बिना सरकार नहीं बना सकती थी। नीतीश कुमार और तो दोनों स्टेट्स को भर भर के पैसे मिल रहे हैं, तो फिर से काम चालू हो गया है। लोग खुश हैं। उधर प्रॉपर्टी के रेट्स फिर से बढ़ गए हैं। तो ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको विशाखापट्टनम के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ से, ऐसा ही है। आई लव वाइजैग। हाँ, ये व्यू पॉइंट है, उधर से क्लियर होगा। ये है व्यू पॉइंट दोस्तों। आई लव वाइजैग लिखा है यहाँ पे।
भाई साहब तो सही में बड़ा तगड़ा है। ओहो हो, वेरी वेरी नाइस, mesmerizing, enticing and hundreds of adjectives can be said about this place। दोस्तों चेन्नई से नॉर्थ आप जाओगे साउथ महाबलीपुरम तो एक बीच पड़ता है ब्रोकन बीच, ब्रोकन ब्रिज है वहाँ पे बीच पे, तो बीच थोड़ी दूर आप बीच पे जा सकते हो। वैसे यहाँ पत्थर हैं बट नीचे जाना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे पास टाइम की कमी है। बाकी वो माउंटेन जो है कैलाशगिरी है, वहाँ कल जाऊँगा मैं। दोस्तों इधर ये टेनेटी पार्क है और हमें उधर से एक शिप दिख रहा था, अबैंडन्ड शिप है वो, उसकी छोटी सी कहानी है। देखते हैं यहाँ से कैसा दिख रहा है और आपको भी दिखाते हैं, उसकी स्टोरी भी बताऊँगा। यार इधर से दिख नहीं रहा है भाई, इसके पीछे ही है और ऊपर से चलता हूँ। दोस्तों सामने आपको दिख रहा है MV माँ, एक बांग्लादेशी कार्गो वेसल जो 13 अक्टूबर 2020 को विशाखापट्टनम के टेनेटी पार्क के पास आके ग्राउंड हो गया। After facing multiple cyclones that night, शिप का एंकर टूट गया। दोस्तों ये शिप ओरिजिनली विशाखापट्टनम के पोर्ट पर एंकर होना था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ की वजह से पानी है यार, 19 सितंबर 2020 को वहीं पड़ा हुआ था। दोस्तों एक बेलोन डिप्रेशन और बैड वेदर कंडीशन के कारण शिप रन अग्राउंड हुआ था। मैं तो भीग गया हूँ भाई, क्यों इसको अबैंडन किया गया। शिप के ओनर्स स्लेवेज कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण शिप से वैल्यूबल सामान और मशीनरी ले गए और शिप को उन्होंने यहीं अबैंडन कर दिया, जो पब्लिक के लिए एक अनयूजुअल आई कैचर बन गया। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने सोचा इसमें एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाएंगे, उसका क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता। गिल मरीनर्स नामक वाइजैग बेस्ड फर्म ने शिप के इंश्योरेंस को 1.25 करोड़ में खरीदा। कोस्टल डिपार्टमेंट कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल चुका है ये रेस्टोरेंट के लिए। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर 23 में इसका प्रोजेक्ट शुरू होना था, लेकिन डिलेज हो रहे हैं लगातार। बाकी दोस्तों ये शिप MV माँ 3000 टन का बांग्लादेशी कार्गो शिप था। मैंने आपको बताया है 20 में साइक्लोन की वजह से टेनेटी पार्क के पास बीच में अटक। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बांग्लादेशी बेस्ड शिपिंग कंपनी MS गल्फ ओरिएंट सीवेज लिमिटेड ढाका का ये शिप था। पनामा फ्लैग में रजिस्टर्ड था और उस समय बांग्लादेश के पोर्ट चट्टोग्राम से सीमेंट रॉ मटेरियल लिंकर लेके आ रहा था। निकल दिए भाई साहब वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर लाइट हाउस है, दिख नहीं रहा है कहीं। बाकी पीछे कितनी घनी आबादी दिख रही है, गोलगप्पे यहाँ के। दोस्तों यहाँ से कैलाशगिरी का रोप वे है, कल आऊँगा यहाँ पे शायद मैं, फिर आपको दिखाऊँगा। चलिए वो ऊपर जा रहा है, ये होटल है भाई साहब, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स आ रही है, विच इज़ अ नाइस थिंग। ये यहाँ का फेमस पार्क है VMRDA स्मार्ट पार्क। लाइट हाउस का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, पार्क होटल है यहाँ पे। ये कैसा होटल है, ऑटो आ रहा है, पाम बीच होटल, पता नहीं कहाँ है लाइट हाउस। जाओ भाई, जिनको जल्दी थी वो चले गए। ये है दोस्तों विशाखापट्टनम का रामकृष्ण बीच, मोस्ट फेमस बीच, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। बचपन से सोचा था यहाँ पे एक वो है INS सबमरीन का म्यूज़ियम, आज वो देखने आया हूँ मैं। आगे होगा यहीं कहीं, 3-4 म्यूज़ियम्स हैं वैसे यहाँ पे साथ में। ये विक्ट्री एट सी आप देख रहे हो, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। एक ये म्यूज़ियम है और एक ये म्यूज़ियम है दोस्तों, पुरसुरमा सबमरीन म्यूज़ियम गुडा। पानी भर लूँ, गिर रहा है आधे से ज़्यादा। तो दोस्तों पीछे आपको जो मेमोरियल दिखाया था वो इंडियन आर्मी और नेवी के सोल्जर्स को डेडिकेटेड है, एयरफोर्स को भी डेडिकेटेड है, स्पेशली 1971 के इंडो पाक वॉर में जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। 71 की वॉर में ईस्टर्न नेवल कमांड ने पाकिस्तान के शिप्स को विशाखापट्टनम हार्बर के पास रोक दिया था, जिससे वॉर का नेवल फ्रंट इंडिया के फेवर में हो गया। इस विक्ट्री के मेमोरी में 1996 में ये मेमोरियल बनाया गया। वो दिखाया टॉल सेंट्रल पाइलॉन है, नेशनल फ्लैग हमेशा वेव करता है इस पर।
नेवी का मिसाइल, टैंक, मॉडल एयरक्राफ्ट और वॉरशिप के स्केल मॉडल्स डिस्प्ले। बाकी दोस्तों लाइट हाउस डॉल्फिन नोज एरिया के पास था। 19 मीटर टावर की हाइट है। हिल टॉप पर होने की वजह से सी लेवल से काफ़ी ऊपर है, लेकिन मुझे तो दिखा नहीं कहाँ पे है। चलिए अब इस पे चलते हैं। यहाँ पे सबमरीन के बारे में दिया हुआ है टेक्निकल डिटेल। ये इंडिकेटर बॉय है। बॉय बॉयंसी से आया है शब्द। फिज़िक्स जिसने पढ़ी होगी अच्छे से उसको याद होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसे नहीं याद होगा। बाकी लिखा है कि सबमरीन डूबने के बाद ये ओनली तरीका है कम्युनिकेट करने का। टॉर्पेडो, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट लीथल वेपन अंडर वाटर किलर। अच्छा, सबमरीन के अंदर है। ओह एसी। ऐसा सो इंट्रिगिंग। दोस्तों VMRDA-INS कुसुमरा सबमरीन म्यूजियम यहाँ का विशाखापट्टनम का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। क्यों है आप समझ रहे हो, बहुत यूनिक चीज़ है। आर के बीच के पास लोग आगे जाम लग गया हुआ है। ये म्यूजियम एक्चुअली एक रियल सबमरीन है। जीवा 31 साल सर्विस में रहा है। 2001 में रिटायर हो गया। सोवियत यूनियन से इंडिया ने 1969 में लिया था इसको और 1971 में इंडो पाक वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले। अभी आगे बताता हूँ। ये देखिए अंदर ऐसे बना हुआ है। सॉरी हाथ लड़ गए। शिट मैन, सोडी अरे यार क्या चाहिए? मुझे इसकी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। रिसर्च का टॉपिक है भाई साहब ये। पर एक चीज़ है, मुझे लगता था सबमरीन्स काफ़ी बड़े होते होंगे, बट इट इज़ वेरी कंजस्टेड मैन। और मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं चाहता तो इन सब के बारे में जानूँ, लेकिन लेट हो रहा है यार। तो अपना मन मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। Awesome man, shit, so nice। नाटे लोगों की जॉब लगनी चाहिए इसमें, साउथ इंडिया में। सो इडली बन रही है भाई। सी द कल्चर, वेरी वेरी मिक्स्ड। अरे बाप रे, इधर खाली है। ये म्यूजियम सोवियत यूनियन आपको पता ही होगा दोस्तों, उस समय का मेगा पावर USSR। साइंस की वॉर चल रही थी, स्पेस रेस। मैंने समझा रखा है किसी ना किसी वीडियो में, जब उन कंट्रीज़ में था मैं, तो उसी स्पेस रेस के चक्कर में USSR और US में वो कितना आगे बढ़ गया इन सब चीज़ों की प्लानिंग में। चलिए बाहर चला जाए। दोस्तों यहाँ पे टिकट 2-3 प्रकार की हैं। सिर्फ सिंगल म्यूज़ियम की लोगे तो 70 रुपये की, या 3 की लोगे तो 140। तो वही ले लेना। कौन सा रोज़ रोज़ आओगे विशाखापट्टनम आप। 3 म्यूज़ियम है आसपास। चलिए अब बाहर जा रहे हैं। हाई प्रेशर एयर बॉटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स सबमरीन, 400 लीटर। हाँ, प्रेशर बैलेंस करने के लिए। यहाँ पानी की बोतल एक छिपा के गया था, पता नहीं है कि नहीं। अब है भाई, है। चलो सबमरीन भी देख ही लिया आज फाइनली। बचपन से मन था मेरा यहाँ आने का, जब से पता चला था सबमरीन का म्यूज़ियम है इंडिया में।
दोस्तों इतने लिमिटेड स्पेस में सबमरीन में काम करना अपने आप में एक कमेंडेबल जॉब है। सलाम है मेरा ऐसे लोगों को। बाकी पानी मिल गया भाई, वहीं था, किसी ने नहीं लिया। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। और ये 8:30 बजे तक खुला रहता है म्यूज़ियम। चलिए अब सामने वाले में जाएंगे। दोस्तों ये सोवियत बिल्ट फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन है 1969 का। वो तो मैंने बताया, ये नहीं बताया था। उस समय 1960s में 6 से 8 करोड़ इसका प्राइस था। आज ये कई हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का होगा। नया मॉडल, लवली, गजब की कुर्सी बनी है भाई। ओमान एयरपोर्ट की याद आ गई, वहाँ पे भी ऐसी है। चलिए दोस्तों, ये तो था सबमरीन के बारे में। प्राइस मैंने ऐसे ही बता दिया, हालांकि चीज़ तो प्राइसलेस है, लेकिन तब भी कुछ तो प्राइस होना ही चाहिए आइडिया। ये है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। विल टॉक अबाउट इट इन अ फ्यू सेकंड। आप विशाखापट्टनम आओ तो मेरे हिसाब से 2 घंटे इधर के लिए निकालो। ये म्यूज़ियम्स, 3 म्यूज़ियम, बीच, फिर आगे चले जाओ कहीं टेम्पल, रोपवे, या फिर वो बुद्ध साइड जहाँ पे स्टार्टिंग में था मैं। तो नेवी का शिप दिख रहा है मुझे, INS कोई, इन एसोसिएशन विद इंडियन नेवी, आंध्र प्रदेश टूरिज्म, आंध्रा यूनिवर्सिटी। पहली बार ऐसा म्यूज़ियम देख रहा हूँ मैं जो रात में 8:30 बजे तक खुले रहते हैं। ये सारे बढ़िया है, म्यूज़ियम लेट तक खुले रहने चाहिए। ऑडियो गाइड भी मिलता है यहाँ पे, यहाँ की सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए चला, ऑडियो गाइड ले लेना चाहिए था, रखा ही नहीं था मैं। ओहो AC, मौसम कितना अच्छा है आप मुझे देख के बता सकते हो। चेन्नई से थोड़ा सा बेटर है बस। दोस्तों TU-144 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम भी वियतनाम बोल रहा हूँ, विशाखापट्टनम का एक यूनिक एक्सपीरियंस है। रियल 142 मीटर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को शो किया गया है यहाँ पे, जो इंडियन नेवी ने 2017 में रिटायर किया था। सो दिस म्यूज़ियम इज़ रिलेटिवली न्यू। TU-142M को एल्बाट्रॉस भी कहा जाता है और ये रशियन बिल्ट एयरक्राफ्ट है। 29 ईयर्स इंडियन नेवी में सर्व किया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्विलांस और रिकन्सियंस मिशंस में 30,000 प्लस फ्लाइंग आवर्स का रिकॉर्ड बनाया और काफ़ी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में भी काम आया है। इस म्यूज़ियम में ऐसी गैलरीज भी हैं, देख सकते हो आप। बाकी अभी प्लेन दिखाऊंगा आपको, ये इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो मेरी लंबी हो रही है। दोस्तों ये प्लेन का एग्जैक्ट प्राइस बताना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस समय डिफेंस डील्स के बारे में डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता था। 420 से लेकर 480 करोड़ तक एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है आज के टाइम पे। इंडिया ने टोटल 8 एयरक्राफ्ट लिए थे 1988 से लेके 2017 तक सर्व किए उन्होंने। 1988 में इंडिया ने टोटल 8 एयरक्राफ्ट लिए थे, 2017 तक सर्व किए। देखिए विंग नहीं टेल। ये एयरक्राफ्ट बोइंग 707 के बराबर होता है, लेकिन इसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, सो मेंटेनेंस और कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस रूम इज़ नाइस गैलरी। बाकी मैं कभी कभी सोचता हूँ पूरा प्लेन ही क्यों ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं बना देते, क्रैश होने पे कोई नुकसान ना हो। कभी मौका नहीं मिला इसके बारे में पढ़ने का। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाए या फिर फिजिबल ना हो, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होंगे, हैवी हो जाए, पता नहीं क्या है। पहले हम ख़रीदते थे, आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है सबमरीन्स एयरक्राफ्ट बनाने में। INS विक्रांत लेटेस्ट 22 का एडिशन है। 5 मैन लाइव क्राफ्ट, नाइस। विशिष्ट सेवा मेडल सावित्री खोनालकर, वाइस एडमिरल का स्वॉर्ड है, दिसंबर 1993, नाइस। नौसेना मेडल, INS राजा दी, वाह। तब के प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने भी विज़िट किया था। ये फ़ोटो गैलरी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी
यहाँ का मौसम देख के मुझे एक ही लाइन याद आती है, किसी बड़े बुद्धिमान आदमी ने कहा था, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग थ्रू इट। अगर ऐसी ख़राब जर्नी है ये ख़त्म तभी होगी जब तक आप इसको करते नहीं रहोगे। वॉट एन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट। बाकी ये है एयरक्राफ्ट। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल एंड द बेस्ट वे टू फिनिश इट इज़ कीप गोइंग थ्रू इट, या फिर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग थ्रू इट, दैट्स व्हेन इट विल फिनिश। चलो भाई चलें वापस घर। ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। फोटो తీయలే చూడవా ఇటు इधर से गिरता था माल मसाला हमारे दोस्तों के लिए। दोस्तों एक चीज़ शायद मैंने नहीं बताई, सबमरीन म्यूज़ियम एशिया का इकलौता है सबमरीन, और कहीं नहीं है, शायद भूल गया मैं। चलो भाई चला जाए, सी हैरियर बचा है एक, वो भी देख लेते हैं, फिर बहुत हो जाएगा आज के लिए। लॉ 142M एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। अच्छा टूरिस्ट सर्किट डेवलप कर दिया इस एरिया में, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, नाइस। पीछे एक विशाखा म्यूज़ियम भी है, वहाँ नहीं गए हम लोग, पता नहीं क्या है उसमें, वो जैसे बाकी सिटीज़ में होते हैं म्यूज़ियम नॉर्मल सिटी वाले, वैसे होगा वो। ये वाला तो बंद लग रहा है यार, एग्ज़िट है इधर। चलो देखता हूँ भाई, टिकट वाले ने तो 3 के पैसे लिए हैं, ये अलग है। वो आगे है हैरियर म्यूज़ियम, सी हैरियर। इधर हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। शादी है इन दोनों की आज। नेहा वेट सती, लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों इंडियन नेवी ने सी हैरियर जेट्स को 1983 में इंडक्ट किया था आइकॉनिक INS विराट के साथ। इन जेट्स ने वर्टिकल और शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग, उसको टेक्निकल टर्म्स में V/STOL, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। इन कैपेबिलिटीज़ के साथ एक नया पैमाना सेट किया। बाकी ये है इधर से एंट्रेंस, 2016 में डिस्कमीशन कर दिया गया था, उसके बाद से म्यूज़ियम में डिस्प्ले पे। ये है दोस्तों शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग, वाह। दोस्तों इस बिल्डिंग को राजीव स्मृति भवन भी बोलते हैं। यहीं पे इंस्टॉल किया गया था सबसे पहले। तीनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड म्यूज़ियम और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एयरक्राफ्ट को उधर मैंने दिखाया सीलिंग से सस्पेंड किया गया है, बहुत यूनिक लग रहा है। ये देखिए भाई साहब, क्या फ़ोटो है ये। हंसा, हंस से बना हंसा, देखिए जी, यही बोल रहा था मैं, शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग और सस्पेंडेड एयरक्राफ्ट। द एलराको इंसिडेंट के बारे में लिखा है यहाँ पे। मज़ा आ गया ये म्यूज़ियम्स देख के तीनों। थोड़ा टाइम होता अच्छे से पढ़ता तो और अच्छा रहता। बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ आके ही पता चलती हैं। रोल्स रॉयस पेगासस इंजन, एक स्कैम, ऐसे आरोप भी लगे थे हमारी सरकार पे। कभी कभी उठता है ये मामला, पेगासस घोटाला। एयरक्राफ्ट ही नहीं दिख रहा है यार, जिसके लिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई पेगासस, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एडवांस है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर टाइप का है। इज़राइल की साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ऑपरेट करती है। उसने पूरे वर्ल्ड में कई सरकारों का और प्राइवेट कंपनीज़ का डेटा लीक किया था
उसको लेके हमारे संसद में भी काफ़ी बात छिड़ी थी। मुझे अंदर बड़ी गर्मी लग रही थी भाई, मैं बाहर आ गया। अंदर साला एक जगह एसी चल रहा है बस। तो सॉफ्टवेयर सीक्रेटली किसी डिवाइस में इंस्टॉल होता था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैसेज हर चीज़ सुन लेता था, समझ लेता था। और फिर जब प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट ना रह जाएं तो क्या हो। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी बात हो गई ये सब के बारे में। विशाखापट्टनम के बारे में नहीं बता पाया मैं, माफ़ करना उसके लिए। उसके बारे में कल बात करेंगे। तो वीडियो आप 3-4 दिन में देखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी एक सुवेनियर शॉप है, वहाँ जा रहा हूँ। ये है कुछ खास नहीं है भाई। चलो बाय बाय। ये शॉप इधर है वैसे, अगर आपने लेना हो कुछ। इधर लाइटिंग वाइटिंग चालू हो गई है। चलिए जी।